नमस्ते बच्चों। आज हम चैप्टर हमारे उपयोगी पदार्थ का दूसरा भाग जो है उसके पुनरावर्तन के लिए एकत्रित हुए हैं और मेरा नाम पंडित आलोक शर्मा है। किल्डलेन माध्यमिक में मैं एक साइंस टीचर हूँ। देखते हैं हमने लास्ट टाइम इसमें क्या क्या देखा था और कौन कौन सी चीज़ें आपको फिर से ब्रशअप करनी पड़ेंगी। देखते हैं हम इस वीडियो। जैसा कि पाठ का नाम हमारे उपयोगी पदार्थ पाठ क्रमांक 14 है। ये घटक दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण क्या हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या हैं, दैनिक जीवन के कुछ रासायनिक पदार्थ, ये सारी चीज़ें इसमें थी। सबसे पहले केलास क्रिस्टल। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि कोई ऐसी चीज़ जिसका आकार निश्चित हो, जब हम उसके आणविक परमाणुविक रचना और संरचना से संबंधित बात करते हैं तब हम इस शब्द का उपयोग करते हैं केलास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल। तो केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र, खनिज शास्त्र, पदार्थ विज्ञान में क्रिस्टल उन ठोस पदार्थों को कहा जाता है। उन ठोस पदार्थ और उनके अणुओं से संबंधित है ये। उनके अणु, परमाणु, आयन अगर एक व्यवस्थित क्रम में लगे होते हों और यही क्रम सभी तरफ दोहराया जाता हो तो हम कहते हैं क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल शब्द आया है क्रिस्टलोग्राफी से। ये मैंने कुछ लास्ट लेक्चर में भी आपको दिखाए थे। देखिए, गैलियम का क्रिस्टल है, इंसुलिन का क्रिस्टल है, स्फटिक का क्रिस्टल है। तो यहाँ पर आप इंसुलिन का क्रिस्टल अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो छोटे छोटे उसके कण हैं या अणु परमाणुविक लेवल पे अगर हम बात करें तो अणु परमाणुओं की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार से है कि उनके आकार बहुत ही निश्चित हैं। लवण क्या होते हैं? हमारे घर में जो खाने का नमक रखा है उसे हम लवण कह सकते हैं। लवण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या एक से अधिक धन आयन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। बहुत सिंपल। NaCl हमारे घर का नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आप देख रहे हो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, इनके संयोग से बना है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि ये जो Na है ये इसके Cl को स्थापित कर रहा है और इस तरह से NaCl बन रहा है। तो Na क्या होता है? प्लस, और Cl होता है माइनस। तो यही चीज़ आपको यहाँ परिभाषा में दिख रही थी। तो इस तरह से लवण बनता है। ऐसे बहुत सारे लवण हैं जो हम जानते हैं। आप बहुत सारे क्लोराइड्स के नाम आज तक सुने होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बाकी क्लोराइड। तो ये सभी किस में आते हैं? लवण में आते हैं। तो लवण की परिभाषा आपको आनी चाहिए। इसके पश्चात कुछ केलाशीय लवण। हमारे दैनिक जीवन में केलाशीन जल युक्त पदार्थ फिटकरी है, बोरैक्स है, इप्सम सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है इत्यादि। ये सभी हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं। जाने अनजाने हमें नहीं पता होता है। जैसे सैलून में आप देखते हो कि दाढ़ी बनाते समय या बाल काटते समय अगर कट जाता है तो फटाक से वहाँ पे तुरंत ही यूज कर लेते हैं फिटकरी, और जो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जो स्रावित रक्त है वो रुक जाता है उसका स्राव। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इन लवणों के बारे में गहन अध्ययन करें और जानें। यहाँ ज़्यादा हाईलाइट किया गया है सिर्फ फिटकरी के बारे में। देखिए, इस वाक्य में जल शुद्धिकरण में फिटकरी का इस्तेमाल होता है। फिटकरी के स्कंदन, स्कंदन का अर्थात कोएगुलेशन, मतलब किसी चीज़ को जमा कर लेना, पकड़ लेना, जकड़ लेना। तो फिटकरी के अंदर जो स्कंदन का गुणधर्म है उसके कारण फिटकरी क्या करती है, जो अशुद्धियाँ हैं पानी की उसको अपने अंदर जकड़ लेती हैं, अपने पास छिटका लेती हैं, चिपका लेती हैं। तो इसकी वजह से सारी गंदगी एक जगह जमा हो जाती है और बाकी पानी क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है। रक्त की जांच करने में नीले थोथे तथा बोर्डो मिश्रण का उपयोग फफूंदी नाशक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे जो यौगिक यूज किए जा रहे हैं जैसे नीले थोथे और बोर्डो मिश्रण, इसका उपयोग क्या है? फफूंदी नाशक। हम देखते हैं कि जैसे ब्रेड सड़ रहा है तो उसके ऊपर फफूंद लग जाती है जिसको कवक कहते हैं। तो वो कवक जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा वनस्पतियाँ खराब होंगी या
फफूंद उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस फफूंद को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2 मिश्रण डाल दिए जाते हैं, नीले तोते और बोडो मिश्रण को हम डाल देते हैं, जिससे फफूंद का जो बढ़ना है वो बंद हो जाएगा। तो एक तरह से कीटनाशक के रूप में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। मार्जक पे जाने के पहले मैं तुम्हें कुछ छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। साबुन क्या है, कैसे बनता है, साबुन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। शुभम, आ जाओ। बैठो। नींद पूरी हुई? हाँ। तुमने अपने दांत साफ किए? क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? मतलब? कल हमारे पाठशाला में हमारे मैडम ने और घर आने पर माँ ने मानव निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं का अंतर समझाया। वर्ग में मैडम ने हमें बताया था कि पहले जमाने में ऐसा टूथपेस्ट वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा। दांत साफ करने के लिए लोग क्या इस्तेमाल करते थे? छी, याद ही नहीं आ रहा। क्या उन्होंने दातुन कहा? क्या तुन? ये जो अभी तुमने कहा ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? मैं तुम्हें बताऊं, पिछले जमाने के लोग नीम के तिनके, बबूल का दातुन, अनार का छिलका, राख, कोयले की पूर, इससे दांत साफ करते थे। मालूम है? तब टूथपेस्ट वगैरह कुछ नहीं था। छी, राख, छिलका? अरे ये सब वस्तुएं प्राकृतिक हैं और उसमें मौजूद औषधि घटकों के कारण आजकल की पेस्ट जो काम करती है ना, वही होता था। लेकिन ये प्राकृतिक वस्तुएं कम समय के लिए टिकती है, इसलिए बाद में रासायनिक प्रक्रिया की हुई टूथपेस्ट बाजार में आई, जो इस्तेमाल करने के लिए आसान और दांतों के लिए अच्छी भी थी। लेकिन यह पेस्ट किससे तैयार होती है? अरे इस पेस्ट के मुख्य घटक होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। इनसे दांतों पर जमी मैल निकल जाती है और वो उन्हें बनाती है और भी चमकदार। और हाँ, उसमें फ्लोराइड नाम का एक घटक होता है जो हमारे दांतों का क्षय नहीं होने देता। ये घटक दांतों के इनेमल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक और मजेदार बात बताऊं? हाँ। पहले चीन, रोम में हड्डियां और सीपी की पाउडर टूथपेस्ट के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम जो इस्तेमाल करते हैं ना, वैसी ही पेस्ट 19वीं सदी में पहली बार बनाई गई थी। कितनी मजेदार बात है ये। शुभम, जिस तरह हम हर इतवार को एक प्रयोग करते हैं, उसी तरह आज भी हम एक प्रयोग करेंगे, ठीक है? हाँ। यहाँ पर एक बोतल में पानी भरा हुआ है, ये तेल है, पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है? अब हमें एक काम करना है, इस बोतल में ये थोड़ा तेल डालना है, ठीक है? चलो तुम डालो, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। आराम से, आराम से। हाँ, करेक्ट, बस। छोड़ दो। अब इसे थोड़ा हिलाओ। अब इसे शांत होने दो।
ठीक है, और उसका पूरी तरह से निरीक्षण करो। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पानी शांत हो गया है और तेल वापस ऊपर तैरने लगा है। करेक्ट। अब हमें एक और चीज करनी है, ठीक है। अब ये जो साबुन पाउडर है इसे हम उसमें डालेंगे, ठीक है। चलो खोलो वो ढक्कन, इसमें थोड़ा मिला। करेक्ट। हाँ, अब बंद करो उसे। और उसे फिर से हिलाओ। रखो, शांत होने दो। ठीक तरह से उसका निरीक्षण करो। बता, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पानी और तेल का मिश्रण हो गया है और पानी का रंग भी बदल गया है। करेक्ट। अब ये किस वजह से हुआ, तुम्हें क्या लगता है? इस साबुन पाउडर की वजह से। करेक्ट। साबुन के अणु जो होते हैं उनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, और उनके दोनों सिरों के गुणधर्म भिन्न होते हैं। साबुन का अणु उसके एक सिरे से पानी के अणु तो दूसरे सिरे से तेल के अणु को पकड़े रखता है। इसीलिए तेल के अणु जो पहले पानी में मिश्रित नहीं हुए थे वो साबुन के कारण पानी में मिश्रित हुए और पानी का रंग बदला। समझ में आई बात? साबुन में अनेक प्रकार के पृष्ठभाग पर फैलने का गुणधर्म है। इस गुणधर्म को पृष्ठ सक्रियता ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ सक्रियता। हाँ, और इन पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक। हाँ। देखो, हम सब नहाते हैं, बाल धोते हैं, तब क्या होता है? हम जब साबुन से नहाते हैं तब झाग होता है और हमारे शरीर पर जमी हुई मैल निकल जाती है। बालों को लगाया हुआ तेल भी निकल जाता है और वह स्वच्छ हो जाते हैं। अरे यही तो, झाग होना ही पृष्ठ सक्रियता का लक्षण है, समझे? फिर यही साबुन शैम्पू मतलब अपमार्जक, समझे? पहले हमारे मम्मी पापा या फिर नाना दादा दादी रीठा शिकाकाई का इस्तेमाल बाल धोने के लिए करते थे। उससे भी बालों का मैल निकल जाता था। यह है प्राकृतिक अपमार्जक। ये पर्यावरण पूरक होते हैं और हानिकारक भी नहीं होते। लेकिन हम तो अब साबुन, शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन इत्यादि इस्तेमाल करते हैं ना। अरे हाँ, लेकिन ये है मानव निर्मित अपमार्जक। ये ज्यादा समय के लिए टिकते हैं, प्रभावी होते हैं, इस्तेमाल के लिए भी अच्छे होते हैं और वो आसानी से मिल भी जाते हैं। अब उसमें भी नेचुरल, हर्बल, केमिकल ऐसे बहुत से प्रकार आ चुके हैं। क्या तुम्हें ये प्रयोग पसंद आया? हाँ, ये प्रयोग तो बहुत अनोखा था। अब दादा, मैं नहाता हूँ और हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे। ठीक है, जाओ। अब आपको भी कुछ चीजें पहचाननी है। कोलगेट पाउडर, पेस्ट, इनके घटक ढूंढिए और डिटर्जेंट पाउडर के घटक पहचानिए। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा एक विशिष्ट शब्द आया, अपमार्जक, अर्थात साबुन। कपड़ा धोने का साबुन है या किस प्रकार का साबुन है, नहाने का साबुन है, सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर और एक शब्द आया, पृष्ठ सक्रियता, यानी कि सरफेस फेनोमेना की बात की जाएगी यहाँ पे, और उस पृष्ठभाग पर काम करने वाला कौन सा पदार्थ है। तुम अगर ये सोच के चलो कि कपड़े गंदे होते हैं, कपड़े मैले होते हैं, हम कपड़ों को भिगा देते हैं, सर्फ डाल देते हैं, साबुन का झाग बना देते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, तो इसका कारण क्या है? जैसा यहाँ आपने एक प्रैक्टिकल में देखा कि तेल और पानी को मिक्स करने की कोशिश की गई, जो मिक्स नहीं हुआ। ठीक, दोनों अलग अलग था। लेकिन जब हमने उसमें डिटर्जेंट या साबुन डाल दिया, कपड़ा धोने वाला यहाँ यूज़ किया गया है, जब हमने ये डाल दिया तो हमने देखा कि अच्छे से मिक्स हो गया दोनों। तो यही टेक्निक लगाई जाती है जब कपड़ों पे तेली पदार्थों के या खाने पीने के दाग लग जाते हैं या किसी प्रकार का दाग लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसी प्रकार जो साबुन यूज़ करते हैं हम, और साबुन क्या करता है, उस दाग को पानी में विलेय कर देता है।
जिससे दाग छूट जाता है। तो ये है उपयोग अपमार्जक का। आते हैं अपनी स्लाइड पे। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट ऐसे पृष्ठ सक्रिय सर्फेक्टेंट सर्फेक्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। पृष्ठ सक्रिय यानी सरफेस पे काम करने वाले पदार्थ हैं जिनकी तनु विलयन यानी हल्का, तनु मतलब हल्का और सांद्र मतलब गाढ़ा, तो विलेन में सफाई करने की क्षमता होती है। ये प्रायः एल्की बेंजीन सल्फोनेट होते हैं जो साबुन के समान ही होते हैं किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलेय होते हैं। तो साबुन से अधिक विलेय कौन है? अपमार्जक हैं। नीचे देखिए बहुत सारे आप सरफेस पे यूज होने वाले ऐसे विलेनों को देख रहे हैं और ये सब के सब क्या करते हैं? उस पृष्ठभाग की सफाई कर देते हैं। साबुन साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों, अब जो तेल होता है वो ऑलरेडी क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ है। तुम्हारे शर्ट या कपड़े जो भी हैं वो सभी कार्बनिक पदार्थ हैं। तो उसी प्रकार से साबुन जो है वो भी उच्च अणुभार वाला कार्बनिक वसीय अम्लों सोडियम या पोटेशियम लवण है, यानी कि सोडियम के साथ लवण बनेगा या तो पोटेशियम के साथ लवण बनेगा। पूरे यौगिक को हम लवण कहते हैं, चाहे वो सोडियम के साथ हो चाहे पोटेशियम के। मृदु साबुन का सूत्र एवं कठोर साबुन का सूत्र है साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय घोल को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा वो ग्लिसरॉल मुक्त होता है, ग्लिसरॉल नहीं होता इसमें, ऐसा हम याद कर सकते हैं। कभी प्रश्न आता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। तो आप देख रहे हैं साबुन नहाने का साबुन है, अपमार्जक कपड़ा धोने का साबुन है। कपड़ा धोने के साबुन की जगह पे तुम डिटर्जेंट की भी बात कर सकते हो, ये डिटर्जेंट बार है तो डिटर्जेंट पाउडर की भी बात कर सकते हो। तो साबुन के बारे में बताया जा रहा है कि ये नहाने के काम में आते हैं, डिटर्जेंट क्या होता है? कपड़ा धोने के काम में आता है। साबुन अच्छे प्रकार के तेल यानी उच्च दर्जे के तेल और वसाओं से बनाए जाते हैं, जबकि जो कपड़ा धोने का साबुन होता है उसमें हम निम्न स्तर के तेलों तथा वसाओं से बनाते हैं। इन साबुनों को रंगीन व सुगंधित करने के लिए, अब नहाने का अगर साबुन है तो उसको रंगीन और सुगंधित करेंगे तो अच्छा होगा, तो इसलिए उसकी बिक्री बढ़ेगी। तो यहाँ पर उसे ऐसा करने के लिए विभिन्न पदार्थ उसके अंदर मिला दिए जाते हैं। और डिटर्जेंट की बात करूँ तो इनमें इन पदार्थों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। कपड़े धोने के लिए महक आना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत वो भी किया जा रहा है। इनमें पूरक पदार्थ नहीं मिलाए जाते साबुन में, जबकि डिटर्जेंट में पूरक पदार्थ सोडियम, सिलिकेट इत्यादि मिलाई जाते हैं। हानिकारक क्षार मिलाए जाते हैं, इसमें हानिकारक क्षार नहीं मिलाए जाते साबुन में और डिटर्जेंट में मिलाए जाते हैं। इसलिए जो लोग ज़्यादा कपड़े धोते हैं उनके हाथ एकदम अलग हो जाते हैं और एकदम रूखे रूखे लगते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें हानिकारक क्षार होता है। तो ये कुछ अंतर थे जो आप याद रख सकते हो। रोचक तथ्य देखिए, क्या कारण है कि नीला कॉपर सल्फेट गर्म करने के बाद सफेद रंग में बदल जाता है? तो इसका कारण दिया गया है कि कॉपर सल्फेट का नीला रंग उसमें उपस्थित खिलासन जल के कारण होता है, क्रिस्टलाइज्ड वाटर होता है। परंतु जब हम इसे गर्म करते हैं तो यह पानी उड़ जाता है और जिसके कारण केलासन जल समाप्त होने के कारण जो कॉपर सल्फेट है उसका नीला रंग भी समाप्त हो जाता है और इसलिए वो सफ़ेद हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, केलासन जल से संबंधित है ये। यहाँ बताया जा रहा है रेडियो सक्रियता, रेडियो धर्मी पदार्थ क्या हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी घड़ियों में रेडियम होता है, बहुत सारे ऐसे वस्तुओं में रेडियम होता है जिसकी वजह से ऐसी एक लाइट आती है, तो इसे रेडियम कहा जाता है इस पदार्थ को। और यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, देखिए आप, प्राकृतिक समस्थानिक, कृत्रिम समस्थानिक, यूरेनियम है, रेडियम है, रेडॉन है, अलग अलग है, थोरियम है, कार्बन है, इन सब के समस्थानिक दिए गए हैं। ठीक, जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमानांक अलग होगा। तो ये चीज़ें हैं। रेडियो सक्रियता और रेडियोधर्मी पदार्थ क्या हैं? देखिए, रेडियो सक्रिय बताने के पहले मैं आपको और एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ।
आपके मन में सबसे पहले क्या आता है जब आप वर्ड सुनते हैं? रेडिएशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर डर? तो हमें से बहुत लोगों ने इसके बारे में अपने स्कूल्स में या अपने आसपास सुना तो जरूर है, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए बताते हैं कि ये क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमें चलना होगा एटम्स की दुनिया में। एटम्स यानी कि कण, जिससे दुनिया की सारी चीज़ मिलकर बनी होती है। वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो गैलेक्सी हो या कोई भी चीज़ हो या इंसान हो, वो सभी एटम से ही मिलकर बने होते हैं। तो एटम या परमाणु या कण, ये बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम या परमाणु के नाभिक में यानी कि सेंटर में 2 चीज़ होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर जो चीज़ चक्कर लगाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियर होता है, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन का धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश एक एटम को आपस में जोड़ के रखता है और टूटने नहीं देता। किसी भी परमाणु या एटम को स्टेबल होने के लिए उसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो किसी ऐसी स्थिति में जहां किसी परमाणु या एटम के नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या बराबर नहीं होती है, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपस में टूटते हैं और इससे एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे कहते हैं रेडिएशन। और ऐसे अस्थायी परमाणु को कहते हैं रेडियो आइसोटोप। जैसे कि यूरेनियम, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होती है और ये आपस में टूट के अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें से कुछ एलिमेंट्स के नाभिक में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या स्टेबल होती है, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या स्टेबल नहीं होती, यानी कि अलग अलग होती है। तो ऐसे सारे तत्वों को कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या रेडियो आइसोटॉप्स। चलिए अब बात करते हैं कि रेडिएशन क्या वाकई खतरनाक है। इसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि रेडिएशन कितने प्रकार के होते हैं। तो रेडिएशन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, पहला आयनिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयनिंग रेडिएशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया की चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो हमारा मोबाइल हो या घर में रखा माइक्रोवेव हो, फ्रिज हो, टीवी हो या एसी हो, वो किसी न किसी तरह की एनर्जी रिलीज करता है। तो इन सभी चीज़ों से निकलने वाली वेव्स, एनर्जी या रेडिएशन को हम कहते हैं नॉन आयनिंग रेडिएशन, यानी कि इससे निकलने वाला जो रेडिएशन होता है वो हमारे शरीर के लिए घातक नहीं होता, हानिकारक नहीं होता, और इससे हमारा शरीर और आसपास का वातावरण सहन कर सकता है, और ये हमारे लिए खतरनाक नहीं होता। नाउ ऑन दी अदर हैंड, जो एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से या न्यूक्लियर बॉम्ब से, इनफैक्ट जो एनर्जी निकलती है एक्सरे मशीन से, वो भी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है अगर हम उसके संपर्क में ज़्यादा देर रहते हैं। तो इसे कहते हैं आयनिंग रेडिएशन, और ये हमारे शरीर के लिए और हमारे वातावरण के लिए खतरनाक हो सकती है। तो दोस्तों, रेडिएशन के बारे में बताई गई ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बच्चों, आपने थोड़ा बहुत आइडिया बना लिया होगा इसके बारे में, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य से अनेक किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर से किरणें निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं, और उनमें से कुछ हानिकारक होती हैं। तो ये हानिकारक जो किरणें हैं, इनके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। देखते हैं किस प्रकार से ये होता है रेडियो सक्रियता। तो रुदरफोर्ड ने 1818वीं शताब्दी के अंत में रेडियम 2 भिन्न प्रकार की किरणें उत्सर्जित करता है यह बताया। तो यहाँ तो आपको 3 लाइन दिख रही है, तो आपको ये याद रखना है कि पहले सिर्फ 2 ही लाइन्स यानी 2 ही किरणों के बारे में पता था, बाद में तीसरी किरण के बारे में भी पता चल गया। जो बीच वाली किरण है गामा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बिलार्ड ने तीसरी किरण अर्थात गामा किरण के बारे में दुनिया को बताया। 2 विपरीत विद्युत आवेश वाली पट्टियों में से ये किरणें प्रवाहित करने पर वे अलग अलग हो जाती हैं। अब यहाँ तुमको स्टार्टिंग में एक ही लाइन दिख रही है, रेडियो सक्रिय पदार्थ से लेके रेखा छिद्र तक और उसके आगे तक भी तुमको एक लाइन दिख रही है। बाद में ये 3 लाइन में डिफ्रेंशिएट हो रही है, अलग हो रही है। तो हमें ऐसा समझना है कि तीनों लाइन का मिक्सचर ये पहली लाइन थी, ठीक। हमें पता था कि ये एक लाइन के अंदर या तो धनात्मक, ऋणात्मक कुछ तो गुण होना चाहिए। तो हमने जानबूझकर 2 पट्टियां रखी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, विद्युत आवेशक पट्टियां आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो क्या हुआ कि ये जो एक बैंगनी किरण थी ये 2 में विभाजित हो गई, ठीक, और दोनों का विचलन हुआ है। देखिए जो येलो लाइन है जिसमें बीटा किरण लिखा हुआ है वो प्लस की ओर जा रही है, प्लस की ओर कौन जाता है? माइनस, यानी कि बीटा किरण क्या है? ऋणात्मक है।
उसी प्रकार जो अल्फा किरण है, हल्का ग्रीन दिख रहा है, वो माइनस की तरफ जा रहा है, मतलब अल्फा किरण कौन है, प्लस है। और ये किरण जो बीच में सीधी जा रही है, इसका कोई भी प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इसलिए ये सीधी चली जा रही है बिना विचलन के। तो ये चीज़ें हमें मालूम पड़ी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, शीशे का गुटका रखा गया है और एक लकड़ी के अंदर एक छोटा सा छिद्र करके रखा गया है, 2 प्लेट्स रखे गए हैं और फिर अल्फा बीटा गामा आपको दिखाया गया है, छायाचित्रण पट्टी है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। यह पद्धति रुदरफोर्ड ने 1902 में बताई। रुदरफोर्ड और विलार्ड ने विभिन्न रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली किरणों का अध्ययन करने के लिए किरणों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित होने दिया। उनके मार्ग में छायाचित्रण पट्टी रखी तथा उन्हें 3 प्रकार की किरणें विभाजित होती हुई दिखाई दी। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 3 किरणें बट रही हैं आपस में। तो इस चीज़ से ये क्लियर हुआ। ऋणावेशित पट्टी जो है वो प्लस की ओर जाएगी, जो धनावेशित पट्टी है वो ऋण की ओर जाएगी, और इस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें पता रखना है और इससे हमें जो किरणें हैं उनके मूल गुणधर्म के बारे में पता चलता है कि अल्फा कैसा है, बीटा कैसा है, गामा कैसा है। यहाँ कुछ गुणधर्म दिए हुए देखिए। अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुणधर्म। अल्फा किरणें जो हैं, अल्फा कणों का प्रवाह जैसे लिखा हो हीलियम प्लस प्लस यानी प्लस प्लस है। बीटा किरणों का प्रवाह जो है वो नेगेटिव है, और जो गामा किरणें हैं वो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं लेकिन उनमें कोई आवेश नहीं है। द्रव्यमान की बात करें तो आपके समक्ष दिए हुए हैं, तो आप बता सकते हो कि सबसे कम जो है वो गामा किरण है, द्रव्यमान रहित है, और उसके बाद आपको दिख रहा है बीटा किरणों का, और सबसे ज़्यादा किसका है, अल्फा किरणों का। आवेश दिया है +2 आयंस का और -1 और आवेश रहित। तो हमें ऐसे याद रखना है कि धनात्मक आयन, ऋणात्मक आयन और आवेश रहित है। वेग बताया गया है 1/5 से लेकर 1/20 गुना तक होता है, और बीटा किरणों का 1/5 से 9/10 गुना होता है। प्रकाश के वेग के बराबर गामा किरण चलती है। ऋणावेशित पट्टी की ओर आकर्षित होते हैं कौन, अल्फा किरणें, और बीटा किरणें धनावेशित पट्टी की ओर जाती हैं, और विद्युत जो गामा किरण है वो बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। भेदन शक्ति अगर हम देखें तो 0.02 मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है, और अल्फा कणों से लगभग 100 गुना अधिक 2 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। और तीसरी जो किरण है गामा, वो अल्फा कणों से 10,000 गुना अधिक, यानी आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा पावरफुल रेडिएशंस हैं ये। आयनीकरण की शक्ति अति उच्च किसकी, अल्फा की, बीटा की कम होती है और गामा की अत्यंत कम होती है। स्फुरदीप्त यानी कि लाइट निर्माण करने का जो गुणधर्म है वो अधिक परिमाण में अल्फा में है, बीटा में कम है और गामा में एकदम कम है। ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर, ये आपको याद करना है, एग्जाम में आ सकता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग। हमारी गलतफहमी है कि रेडियोधर्मी जो तत्व हैं उनका उपयोग केवल बम बनाने के लिए किया जाता है। जो हम सुनते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बम छोड़ दिए गए, ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो हमें पता है कि उसके आगे कई वर्षों तक उसके लंबे समय तक वो प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। बट इससे अलग एक सकारात्मक पक्ष भी है जहाँ पर हम इन रेडियो सक्रिय पदार्थों से विभिन्न प्रकार के काम करें, जैसे लाइट जनरेट करना, ऊर्जा जनरेट करना, ये सारी कर रहे हैं। तो ये हमारी गलतफहमी है कि तत्वों को केवल परमाणु बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग रिसर्च सेंटर्स में किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है, मेडिसिन बनाने में किया जा रहा है, प्लांट्स के नए नए गुणधर्म और उनके नए नए प्रकार बनाने में किए जा रहे हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग 2 प्रकार से किया जाता है, फिर आगे डिटेल में दिया हुआ है। रेडियो सक्रिय पदार्थों की किरणों के दुष्परिणाम। अब यहाँ पर आपको नेगेटिव साइड बताया जा रहा है कि इससे व्यक्ति के या इंसानों के तंत्रिका तंत्र को हानि पहुँचती है, यानी ब्रेन को अफेक्ट करता है। हमारे डीएनए को ये आनुवंशिक दोष क्रिएट कर सकते हैं, यानी हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज हो सकता है, और फिर हमारे गुणधर्म भी। त्वचा को भेद कर अंदर जाते हैं, इस कारण से हमें स्किन कैंसर, ल्यूकेमिया जो कि ब्लड डिजीज हैं जैसे रोग हो सकते हैं। विस्फोट से उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय प्रदूषक हवा द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, और उन पर नियंत्रण रखना इम्पॉसिबल है, कठिन है, बहुत कठिन है। रेडियो सक्रिय प्रदूषक
समुद्र में अगर डाले जाते हैं तो वो मछलियों के लिए विनाशक सिद्ध होते हैं और जो फूड चेन है यानी कि जो खाद्य श्रृंखला उसके द्वारा वो फिर मानव तक आ जाते हैं। तो घड़ी पर लगाए हुए रेडियो सक्रिय रंग द्रव्य के कारण कर्क रोग होने की संभावना होती है। घड़ियों में जो रेडियो एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है उसके बारे में बता रहे हैं। और वनस्पति, फल फूल, अनाज, गाय का दूध इत्यादि के माध्यम से स्ट्रोशियम 90 नामक रेडियो सक्रिय समस्थानिक शरीर में प्रवेश करने से अस्थियों का कैंसर होता है। तो ये सारी चीजें हैं और इन स्लाइड्स को आप देख सकते हैं। मैं इजीली स्क्रॉल डाउन करूंगा, जिसको किसी का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। 2 मिनट के लिए से आप पढ़िए, इससे आपका रिविजन भी होगा और कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए बेटा। क्रिस्टली किसे कहते हैं? क्रिस्टल यानी कि किसी, जैसे एक तत्व आपको कोई दिख रहा है आपके सामने, आपने उसके छोटे से छोटे कण, जैसे आपने पढ़ा है कि पदार्थ है, पदार्थ कणों से बना है, कण बने हैं अणुओं से, अणु बने हैं परमाणु से। तो उसके जब हम अणु परमाणु लेवल पर जाते हैं और उसकी संरचना को देखते हैं, अगर उसके सारे अणु एक जैसे ही हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टल। ठीक, जैसे आप देख रहे हो दीवार है, तो दीवार में अगर तुम कहोगे दीवार तो ईंट से बनी है, सारे ईंट अगर एक जैसे हैं, ठीक, तो ऐसा कुछ अगर आपको आणविक परमाणुविक लेवल पे दिख रहा है तो आप उस तत्व को कह सकते हो कि ये केलास है, या उस यौगिक को आप कह सकते हो केलास है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए बेटा। सर अभी आपने बताया कि रेडियो पदार्थ हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होती है। सर मोबाइल में से भी रेडियो निकलती है ना? वो रेडियो सक्रिय पदार्थ अलग है, रेडियो वेव्स अलग है, अपने माइंड में से क्लियर कर लो। मोबाइल से जो रेडिएशन निकल रही है, ठीक, वो हम कह सकते हैं कि एक तरह का वेव्स है, लेकिन वो रेडियो एक्टिव वेव्स नहीं है, ठीक, या वो उतनी ज्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कहीं कोई एक रेडियो एक्टिव बम डाल दिया गया है, ठीक, तो उससे जो रेडिएशंस निकलेंगी वो हमारे लिए ज्यादा हानिकारक है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वेव्स को रिसीव करना और वेव्स को एमिट करना ये डिवाइसेस के काम हो सकते हैं, जैसे मोबाइल है, ठीक, तो मोबाइल्स में हम जानते हैं कि अलग अलग वेव्स को कैच करने की क्षमता है। जैसे तुम देखते हो डिश एंटीना होता है, जो काम वो करता है वही अपने मोबाइल के अंदर भी सेम चीज होती है। लेकिन ये कहो कि इससे रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रही हैं जो हमें हानिकारक हैं, तो मैं कहूंगा कि जब बैटरी 10% के आसपास या उससे कम होगी तब हानिकारक वेव्स निकलती हैं, बाकी टाइम नहीं। सर देखो बच्चों, हमने आज रिवाइज किया पार्ट 14 हमारे उपयोगी पदार्थ का दूसरा खंड, और दूसरी बार ये चैप्टर अगर किया जा रहा है तो आपकी जो शंकाएं होंगी उनमें कमी आनी चाहिए, और इस पार्ट को अच्छे से पढ़ें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। लीव कर